तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डीसी एकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 3 में मैं आपको आज बताऊंगा करेक्ट यूज ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, और आज बारी है सीखने की कि हम करेक्ट यूज ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन के सभी रूल्स को यहाँ पर सीख लें। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो पहले हम ये समझ लें कि एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो जब आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने दो प्रोनाउन के बारे में सुना होगा, एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों के दोनों पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके बनाए जाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, देखिए जैसे कि माई है तो माई में हम जोड़ देते हैं सेल्फ, तो ये बन जाता है माई सेल्फ। जैसे अवर है तो इसमें हम जोड़ देंगे सेल्फ्स, तो ये बन जाएगा अवर सेल्फ्स। तो देखिए ऐसा है कि सिंगुलर में क्या होता है, हम सेल्फ जोड़ते हैं, अब प्लूरल में क्या होता है, हम सेल्फ जोड़ते हैं। यानी कि सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ से बना करके जो प्रोनाउन निकल के आता है उसी को हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, और इसी प्रकार से बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हमको एम्फेटिक प्रोनाउन के रूल के बारे में जानना है कि कौन कौन से रूल ऐसे हैं जो एम्फेटिक प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट है और एग्जाम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रूल 1 में आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिया है, और ये चारों एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रूल है, देखिए जितने भी एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन जितने भी होते हैं जो सेल्फ या सेल्स लगा के बनाए जाते हैं, यानी कि जितने भी एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं उसमें आपको सेल्फ या सेल्फ दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माई सेल्फ, यो, आवर सेल्फ। जैसे अगर लिखना हो हिम और लिख देंगे सेल्फ, तो क्या हो जाएगा हिम सेल्फ। तो जितने भी ये होते हैं, जैसे हर लिखा हो इसमें हम सेल्फ कर देंगे तो क्या हो जाएगा हर सेल्फ। जैसे लिखा हो योर तो इसमें हम सेल्फ कर देंगे तो क्या हो जाएगा योर सेल्फ। जैसे लिखा हो देम तो इसमें हमको जोड़ना होगा सेल्फ्स, तो हो जाएगा आपका देम सेल्फ्स। तो देखिए जितने भी आपको एम्फेटिक प्रोनाउन दिख रहे हैं ये सब का सब क्या होता है कि ये कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकते हैं, यानी कि ये कभी भी सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनको अगर हम सब्जेक्ट बनाना चाहें तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात है। अब आप चारों एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर लिखा है हिम सेल्फ, यहाँ पर लिखा है योर सेल्फ, यहाँ लिखा है माई सेल्फ, यहाँ लिखा है हर सेल्फ। ये सब के सब सेंटेंस के शुरू में आए हैं, यानी कि और इनके बाद कोई ना कोई वर्ब आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ही गलत है। तो हमको क्या करना होता है कि इसलिए हम इनको सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए इनका जो सब्जेक्ट होता है वो मैं लिख देता हूँ। तो इनका जो सब्जेक्ट जैसे हिमसेल्फ किससे बनेगा, ही से, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ही हिमसेल्फ सेड दिस। आपको इस तरीके से बनाना होगा। ये सेंटेंस है तो क्या बन जाएगा यू योर सेल्फ मस्ट गो देयर। वैसे ही माई सेल्फ है तो ये बन जाएगा आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। हिमसेल्फ हर सेल्फ है तो ये हो जाएगा शी हर सेल्फ ओपेंड दिस लॉग। तो देखिए यहाँ पर रूल क्या निकल के आएगा। तो रूल नंबर 1 जो आपका बनेगा वो ये बनेगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट का स्थान नहीं दे सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए जहाँ पर ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले इसका हम रिलेटेड नाउन या रिलेटेड प्रोनाउन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा रूल नंबर 1 में कि जितने भी एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अगर ये कहीं आपको सब्जेक्ट के स्थान पर मिल जाए तो इसका सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन हमें कोई लिखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम चाहें तो लिख दें ही सेड दिस, तो हाँ ये भी कर सकते हैं। आप इसको पूरा हटा दीजिए और ही सेड दिस भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं किया जाएगा, पर ये ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको ऐसे ही करना हुआ है। तो ये था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम रूल नंबर 2 को यहाँ देख लेते हैं। तो रूल नंबर 2 जो स्टूडेंट्स है
वो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हमें इम्फेटिक प्रोनाउन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उन वर्ब के बाद इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाए, गलत। अब वो कौन कौन से वर्ब हैं, तो हम लिखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स, जैसे लेते हैं, जैसे लिखना हो अवेल, अवश्य लिखा जाता है। तो देखिए रूल नंबर 2 है कुछ ऐसे वर्ब जैसे अवेल हो, इंजॉय हो, अब्सेंट हो, एक्वाइट हो, रिजाइन हो, अवेंज हो, अप्लाई हो, etc। और भी वर्ब हैं, लेकिन मैंने इतने वर्ब लिख दिए हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हैं। ये जितने भी वर्ब हैं अगर ये आए हैं तो इनके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है उसे लिखना बहुत ही जरूरी होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा होता है, ये बहुत ही आया हुआ है सेंटेंसेशन जो हमें लिख रहा हूँ। जैसे लिखा है ही enjoyed during the holiday। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ही enjoyed during the holiday, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और ये क्या होता है कि अक्सर जो है किताबों में मैंने देखा है ये गलत भी बना हुआ है। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आपको लिखना है ही enjoyed। अब enjoyed के बाद देखिए enjoy आया है तो enjoy के साथ हमें कोई ना कोई इम्फेटिक प्रोनाउन लिखना होगा। अब इम्फेटिक प्रोनाउन देखिए ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो इस प्रकार से हम जो है करेक्ट कर लेंगे। और ये और भी कुछ एग्जाम्पल ही देते हैं जिसको करते हैं हम लोग। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को भी देख लें। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सी अवेल्ड, और देखिए अवेल्ड के बाद क्या है, देखिए अवेल्ड यहाँ लिखा है, अवेल्ड मीन्स होता है लाभ उठाना। तो मैंने कहा था कि इसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन लिखना जरूरी है। तो सी का इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ। बाकी सेंटेंस वैसे हमको नोट कर देना है। और इसी बात से 3rd सेंटेंस देख लीजिए, सी अब्सेंटेड फ्रॉम द स्कूल। तो सी अब्सेंटेड, अब अब्सेंट के बाद क्या हो जाएगा आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। तो फिर से हम क्या लिखना पड़ेगा, हर सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। तो इस प्रकार से ये आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रूल थे। और इम्फेटिव प्रोनाउन में ये ही 2 रूल है ही हैं जो हमें सीखना था। अब आइए हम बात करते हैं करेक्ट यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट में टॉपिक में से एक है। आइए देखते हैं। देखना है करेक्ट यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमें देखना है करेक्ट यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो देखिए ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनी। ये जो प्रोनाउन में लिखा है ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हमें क्या देखना है, ईच का, एवरी का, आइदर का, नाइदर का, नन का, एनी का यूज देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईच और एवरी के बारे में कि ईच और एवरी का जो है किस प्रकार से सेंटेंस हमारे सामने आएगा रूल नंबर 1 में। तो रूल नंबर 1 में हम एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें ईच और एवरी आया होगा। किस प्रकार से हम इनके साथ कौन से रूल को देखना है। अब हम ईच और एवरी के रूल को यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे रूल नंबर 1 में। तो देखिए रूल नंबर 1 में मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं और इन तीनों एग्जाम्पल में क्या गलतियां हैं, क्या रूल हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ट्राइड टू ओपन दिस बॉक्स। दूसरा सेंटेंस लिखा है एवरी वन ऑफ देम वर बिजी इन देयर होमवर्क। और 3rd सेंटेंस है ईच ऑफ यू हैव नॉट डन द वर्क वेल। देखिए स्टूडेंट्स इन तीनों सेंटेंस को जरा ध्यान समझिएगा। एक रूल ये है कि ईच हो या एवरी हो या ईच हो, यानी ईच हो या एवरी हो, इसके बाद अगर नाउन आपको प्लूरल दिख रहे हो। देखिए यहाँ पर नाउन क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। यहाँ पर प्रोनाउन आपको दिख रहा है प्लूरल, यहाँ पर यू क्या दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ईच या एवरी आया हुआ है, ठीक, और उसके बाद वाला नाउन यानी कि ईच एवरी जिससे संबंधित है वो नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल है, होने दीजिए। लेकिन जो हम वर्ब यूज करेंगे और जो इसके लिए पॉजिटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे वो दोनों के दोनों कहेंगे सिंगुलर होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईच प्रत्येक के लिए।
और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होता है, इसकी हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक वाचक सर्वनाम। इससे प्रत्येक का भाव प्रकट होता है, इसलिए एक एक का भाव प्रकट होता है, इसीलिए इनके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हैव की जगह पर हो जाएगा हैज, और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। दूसरे सेंटेंस में लिखा है एवरी वन ऑफ देम, यहाँ पर वर्ब की जगह पर हो जाएगा वॉज बिजी इन। देखिए यहाँ पर डियर बहुवचन के लिए आया है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज होमवर्क। फिर कह रहा है ईच ऑफ यू, तो यहाँ पर देखिए हैव है तो क्या हो जाएगा हैज नॉट डन द वर्क वेल। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान से समझिएगा। तो ये था रूल नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। तो देखिए रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ईदर और नीदर दिख रहा है, ईदर का जो यूज होता है वो दो के लिए होता है। देखिए ईदर माने कोई एक, दो में से कोई एक, और नीदर मिस होता है दो में से कोई भी एक भी नहीं, कोई भी नहीं। और जो आपका नन दिख रहा है और जो एनी दे रहा है ये दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए कोई भी नहीं, नन मिस कोई भी नहीं, एनी मिस दो से अधिक में कोई एक, यानी कि ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर नन एनी, और दो लोगों में से जब किसी एक की बात करनी हो तो ईदर या फिर नीदर। तो ये सेंटेंस किस प्रकार से एग्जाम में आएगा, आइए उसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसको पहले मैं रफ कर दूँ टू मी। तो देखिए ये हो गए आपके 4 सेंटेंस। अब इन 4 सेंटेंस को जरा हम समझते हैं रूल के माध्यम से। तो देखिए ईदर नीदर दो के लिए, नन एनी दो से अधिक के लिए। नीदर जो होता है वो निगेटिव सेंस रखता है, और यहाँ पर नन क्या होता है निगेटिव सेंस रखता है। तो जरा देखते हैं ईदर ऑफ दीज बॉयज़। तो देखिए यहाँ पर दीज बॉयज़ में दो से ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा हैं, है कि नहीं, दो से ज़्यादा। अब दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ईदर का प्रयोग नहीं होगा, दो से अधिक के लिए नन या फिर एनी होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर करना था नन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ माई ब्रदर। अब देखिए नन ऑफ दिस बॉयज़ इज़ माई ब्रदर, यानी कि इन लड़कों में से कोई भी नहीं मेरा भाई है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि ये जितने भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दे रहे हैं इन सबके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, केवल ईच या एवरी ही नहीं, सबके साथ। तो नन ऑफ दिस बॉयज़ इज़ माई ब्रदर हो जाएगा। अगर हम कहें एनी ऑफ दिस बॉयज़, कोई एक, एनी मतलब कोई एक, इन लड़कों में से कोई एक मेरा जो है भाई है, तो ये भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ देखिए नीदर ऑफ दिस गर्ल्स, अब इन लड़कियों में से कोई भी नहीं अभी तक आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस हैज़ कमेट। अगर यही सेंटेंस में होता ईदर ऑफ टू बॉयज़, तो यहाँ पर अगर टू बॉयज़ होता तो ईदर सेंटेंस सही था। तो आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस में लिखा है नन ऑफ दीज टू बॉयज़। देखिए नन का प्रयोग कहाँ होता है, दो से अधिक के लिए। यहाँ पर कह रहा है दीज टू बॉयज़, यहाँ पर दो ही लड़के हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस में गलती कहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर हम करेंगे नीदर ऑफ दीज टू बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पर दो बॉयज़ हैं तो दो बॉयज़ के लिए क्या हो जाएगा नीदर। तो मैंने कहा था दो के लिए ईदर या फिर नीदर, और दो से अधिक के लिए नन या फिर एनी। तो देखिए यहाँ पर देखिए एनी ऑफ यू हैज़ कम टू यू। अब देखिए यू क्या है बताइए, यू से पता चल रहा है कि दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते अधिक हैं, यहाँ पर हम दो से अधिक मान के चलेंगे। यहाँ पर दो क्लियर नहीं है, दो क्लियर तभी होगा जब कोई संख्या टू दी रहेगी, नहीं तो फिर हमको दो से अधिक मानना है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, एनी ऑफ यू हैज़ टू कम टू मी। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग हमको सही लग रहा है और सही भी है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान ये देना है कि जब यू दिया हो या फिर कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर दिया हुआ है, लेकिन उससे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि ये दो हैं कि दो से अधिक, तो हमको मानना है कि दो से अधिक हैं। तो जब दो से अधिक है तो दो से अधिक के लिए हमको नन या फिर एनी का रूल अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दोनों नियम। तो इस वीडियो में मैंने आपको एम्फेटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दो रूल बताएं। ये चारों रूल जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।